नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज हम बात करेंगे मीडिया, मुद्दे और संसद। इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे पूर्व राज्यपाल और भारत के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री भीष्म नारायण सिंह। हमारे साथ हैं दूसरे मेहमान आउटलुक के एडिटर इन चीफ कृष्णा प्रसाद। हमारे साथ हैं आनंद प्रधान, मीडिया समीक्षक, और अनंत बगेतकर, सकाल ग्रुप के दिल्ली में ब्यूरो चीफ। इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हम एक छोटी सी कहानी। संसदीय लोकतंत्र में संसदीय कार्यवाही बेहद अहम होती है। हर साल बुलाए गए 3 सत्र में कई विधेयकों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद के भीतर चर्चा कर नए नियम कायदे बनाए जाते हैं। आजादी के बाद से संसदीय कार्यवाही लगातार इस तरह चल रही है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाकर लोकतंत्र की ये इमारत खड़ी की गई है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इन तीनों खंभों के अलावा मीडिया भी लोकतंत्र का जरूरी स्तंभ है। लेकिन मीडिया के चाल ढाल को देखकर इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बीते कुछ सालों की संसदीय कार्यवाही को देखें तो ये साफ लगेगा कि मीडिया में उछाले गए मुद्दों का संसद पर गहरा असर पड़ा है। मीडिया ने कुछ मुद्दों को संसद के बाहर जिस तरह वजनी बनाकर पेश किया, संसद के ऊपर भी उस दबाव को देखा जा सकता है। लोकपाल विधेयक को लेकर मीडिया में जिस तरह की सरगर्मी थी और समाज के एक धड़े का जैसा दबाव था, उसे पूरा करने के लिए संसद ने अपने सत्र बढ़ा दिए। संसद के भीतर ऐसे विधेयकों की लंबी सूची है जो कई सालों से अटके पड़े हैं। तो क्या मान लिया जाए कि लोकपाल विधेयक पर हुई चर्चा के पीछे मीडिया का दबाव काम कर रहा था? असल में संसद और जनता के बीच मीडिया संवाद के सबसे बड़े माध्यम के तौर पर उभरा है। जनता के साथ सीधे संवाद की परिपाटी को मीडिया ने कमजोर कर दिया। जनता भी अपने प्रतिनिधियों के बारे में मीडिया से अवगत होते हैं और नेता भी जनता का हाल मीडिया के जरिए जानते हैं। पब्लिक स्फीयर सिकुड़ गया है और मीडिया ने पब्लिक स्फीयर की जगह ले ली है। मीडिया अपनी इस शक्ति को पहचानता है और अपनी पसंद के मुताबिक मुद्दों को देश के सामने पेश कर संसद पर दबाव बनाता है। नीरा राडिया केस में मीडिया ने अपनी शक्ति की एक नजीर पेश की। धीरे धीरे ये लगने लगा कि मीडिया अब राष्ट्रीय एजेंडा तय करता है और उन एजेंडों को पूरा करवाने के लिए संसद पर दबाव भी बनाता है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं अनंत बगेतकर। आप एक अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, संसद लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं। आपने मीडिया और संसद के रिश्ते, जनता और मीडिया के रिश्तों को गहराई से जाना। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस वक्त मीडिया जो समाज के मुद्दे हैं उनको तय कर रहा है, वो ये एजेंडा सेट कर रहा है कि लोग क्या समझें, लोग क्या जानें, संसद में कैसी बहसें हों और किस प्रकार से नीतियां तय हों? क्या वाकई ये सच है? किस हद तक तो सही है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने ऑफ लेट अगर देखा होगा तो अपोजिशन की जो स्पेस है वो धीरे धीरे मीडिया लेते जा रहा है। और इसीलिए जो एक साधारण भावना हो रही है कि मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है, चाहे वो समाज का हो या देश का हो। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है, या उनका भी जो डिपेंडेंस है मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेने का वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक तरह से एक ऐसा एक चित्र हमारे सामने आ रहा है कि मीडिया अपोजिशन की जगह ले रहा है और उस तरह से जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ मीडिया अपना काम कर रहा है और अपोजिशन खाली उसको एक सपोर्टिव रोल में हमको दिखाई दे रहा है। जैसे लोकपाल का अभी आपने जो दिखाया, उसमें लोकपाल का इशू आपने दिखाया, बहुत मायने में लोकपाल का जो इशू है इट वाज मीडिया ड्रिवन मोर दैन कि पार्लियामेंट से चर्चा के माध्यम से उसके ऊपर कुछ ठोस कुछ चीज़ें सामने आए। लेकिन आनंद प्रधान, ये बात सही हो सकती है कि मीडिया मुद्दे गढ़ रहा है, मुद्दे तय कर रहा है, बहुत सारे मसलों पे वो विमर्श को की दिशा भी तय कर रहा है। लेकिन ये भी सही है कि मीडिया नायक और खलनायक तो तय कर पा रहा है, लेकिन मीडिया जो चाहे वो कर ले ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई जगह चुनाव में देखा गया कि मीडिया की जो दिशा थी
और मीडिया की जो सोच थी वो सही साबित नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि जन आंदोलनों के आगे मीडिया कहता कुछ रह जाता है और होता कुछ है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे माहौल में जब मीडिया को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे मिथ हैं, क्या वाकई संसद की जो बहसें हैं, संसद का जो डिस्कोर्स है, जो विचार विमर्श है, उसकी दिशा कहीं ना कहीं आपको लगता है जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है? देखिए, एक बात तो ये है कि जहां तक कुछ हद तक खुद ये संसद की भी फेलियर है, उसकी विफलता के कारण मीडिया को और सिविल सोसाइटी और दूसरे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स को ये मौका मिला है कि वो इस तरह के इश्यूज को रेज कर सकें। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर समाज में जो कुछ उथल पुथल है, जन आंदोलन है, उनकी भावना संसद में भी रिप्रेजेंट हो। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि जो मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है, तो जब मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है, अगर इस निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मीडिया का एजेंडा कौन सेट कर रहा है। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है मेरे लिहाज से, क्योंकि मीडिया का एजेंडा जो लोग तय कर रहे हैं उसके पीछे जो शक्तियां हैं, जो कॉर्पोरेट ताकत है, उस पर हमें जरूर बात करनी चाहिए। और वो कॉर्पोरेट ताकत है जो आज लॉबिंग के जरिए, असल में मीडिया इंडस्ट्री एक तरह से लॉबिंग इंडस्ट्री का एक्सटेंशन बन गई है। आज आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर आज बात सीधे इस तरह से नहीं की जाती है और मीडिया किस तरह से एजेंडा तय करता है, आपको अगर जीएम फूड पर बात करनी है तो जीएम फूड पर बात मत करिए, बात आप इस पर करिए कि देश में कितना अनाज की कमी है, अनाज का उत्पादन किस तरह से घटता जा रहा है, देश में भूखमरी बढ़ रही है। और जब इस तरह से आप बहस को सेट करेंगे तो उसमें अगला सवाल ये उठ करके आएगा, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए जीएम फूड को लाया जाए। इसी तरह से देश में बिजली की कमी है और बिजली की कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जाए? तो न्यूक्लियर एनर्जी लाई जाए। तो इस तरह से बहुत फाइन तरीके से जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट पावर है, वो मीडिया के अंदर एजेंडा सेट कर रहे हैं। कृष्णा प्रसाद, ये आनंद प्रधान का कहना है कि मीडिया एजेंडा तय कर रहा है, लेकिन मीडिया का एजेंडा कौन तय कर रहा है? आप एक ऐसी मैगजीन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने जो एजेंडा तय करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी हद तक एक लेवल पर पर्दाफाश किया एक ज़माने में, और एक नई बहस छड़ी आउटलुक ने और ओपन मैगजीन ने। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई भारतीय मीडिया में केवल एजेंडा बाहर से जो सेट करने वाले लोग हैं, या मीडिया का एजेंडा जो सेट करने वाले लोग हैं सिर्फ उनकी चल रही है, या मीडिया में बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे शेड्स हैं, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो एक नई तलाश कर रहा है ज़मीन, एक नई दिशा तलाश कर रहा है? ओके, उमलेश जी, आप थोड़ा मुझे माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करूँगा। आई डू थिंक दैट I think we are making too much of a very small issue, simply because I think we are confusing media. I think media in this country, there is no one monolithic media. There is not one language, not one publication, not one TV station. There is a whole lot of languages, there are a whole lot of newspapers, and it's a very different media from what we knew 25 years ago when it was just one channel, one newspaper and so on. So I think we need to get that a little clear. At the same time, Parliament में 544 लोकसभा मेंबर्स हैं। अगर उसको आप मीडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो 2000 से 3000 न्यूज़पेपर्स हैं इस देश में। इन 2000 और 3000 न्यूज़पेपर्स जो हैं वो दे आर दी आईज एंड ईयर्स ऑफ द पीपल, एंड आई थिंक दे आर क्लोजर टू द पीपल देन मोस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिंपली बिकॉज दे आर मोर इन नंबर. And I think if you also expand the debate to television channels, I think the media is closer to the people and is touching the people at every point, every day, much more so than parliamentarians. A. B. To expect only parliamentarians to raise issues is, I think, a very short-sighted thing to look at, simply because of one reason. I think the media is able to look at a whole variety of issues and bring them to parliament. B. C. Are there interests beyond media interests in media? I think the answer certainly is yes. There is no question about that. But at the same time, as I said, you cannot paint every media in the same brush. I think there is an honest media. There are plenty of dishonest media operations. But I think on the whole, Indian media is representing what the people also want. You know, I think we should not confuse the noise, the rushing to the well, you know, etc., for what the agenda is. I think that's not the only issue. I think there are so many issues that are happening, and I think the media raises many of them as we go along. विश्वनाथ सिंह जी आपके यहाँ हम आएंगे, लेकिन मैं आपसे अनंत जानना चाहता हूँ, जो कृष्णा प्रसाद ने अभी बात कही,
क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली में बैठ के या मुंबई को देखते हुए हम समझते हैं कि मीडिया सिर्फ वही है जो कारपोरेट एजेंडा तय करने वाले लोग हैं, जो जिसके पीछे एक बड़े धन की कहानी है, लेकिन रीजनल प्रेस भी है। और रीजनल प्रेस का मतलब यह नहीं है कि उसकी केवल रीजनल सोच है, उसकी नेशनल पर्सपेक्टिव भी उसका हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो प्रेस है जो देश के दूर दराज के इलाकों में फैला हुआ है, क्या वो इस देश के बारे में, इस देश की जनता की धड़कन उसमें नहीं सुनी जा रही है और वो कहानी दूर तक नहीं आ रही है, दिल्ली तक? नहीं, बिल्कुल आ रही है। और इसका मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि जैसे मिड डे मील स्कीम है, एक जो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए चलाई जाती है, तो हमारे ही अखबार ने उसमें कितने सारे गैर व्यवहार और भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी एक पूरी सीरीज़ 1 महीना चलाई थी। और मुझे उसके बारे में कहने के लिए बहुत आनंद होगा, क्योंकि यहाँ भी HRD जो मिनिस्ट्री है, क्योंकि ये स्कीम यहाँ यहीं से चलती है, उन्होंने उसकी दखल ले ली। तो ऐसा नहीं है कि रीजनल मीडिया का कुछ भी प्रभाव नहीं है। और रीजनल जिसे मीडिया हम कहते हैं, वहाँ छपी हुई कहानियाँ, वहाँ की रिपोर्ट्स को लेकर नेशनल मीडिया कई बार फॉलो अप ही नहीं करता है। उसको लगता है कि वो अपनी कहानी बनाकर पेश करता है। ये भी एक सच है। मैं विष्णु नारायण सिंह जी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि कहा जाता है कि एक जमाने में संसद में बात पहले उठती थी और मीडिया में बाद में जाती थी, क्या अब उल्टा हो गया है? नहीं, जैसे जैसे लोकतंत्र सबल होता जाएगा, परिस्थितियां बदलती जाएंगी और मीडिया का तो अहम रोल है, उसको कैसे इग्नोर करेंगे आप? मीडिया तो जैसा बताया गया सिर्फ बड़े ही अखबार नहीं हैं, मीडिया तो छोटे छोटे अखबार भी हैं। मैं असम में जब राज्यपाल था तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं बड़े अखबार की कोई निंदा करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, तो उनका भी अहम रोल है ही है, कर रहे हैं। लेकिन असम आंदोलन के वक्त में जो छोटे छोटे अखबार थे, जो लोकल अखबार जिसको कहिए, उससे जितनी खबर मुझको मिलती रही, सही खबर, उतना वहाँ के बड़े अखबार से नहीं मिलती थी। आज भी संसद के जो सदस्य हैं, उस अत्यधिक लोग जिसको कहा जा सकता है, वो हाईलाइट नहीं किए जाते हैं। अत्यधिक लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो सर्वाइव कैसे करेंगे मुझे बताइए आप? वो तो इसी काम के लिए आए हैं, उनको पता है कि 5 साल के बाद में चुनाव होबे करेगा। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से विराम के बाद। लेकिन आनंद प्रधान, क्या ये भी एक आरोप है भारत के बड़े जो मीडिया समूह हैं या जो बड़े अखबार हैं जिनकी आवाज़ ज़्यादा असरदार मानी जाती है, उन पर कि मुद्दे जो हैं जनता के, समाज के, देश के, बहुत आसानी से जो सो कॉल्ड जो बड़ा मीडिया है वो मुद्दों को मैनिपुलेट करता है? क्या ये सच है? देखिए, एक सच्चाई तो ये हमें माननी पड़ेगी और ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए कि आज़ादी में पिछले 60 वर्षों का अगर इतिहास देखें भारत में, और जो कई सरकारें बदलीं, वो सरकारें जो बदलीं और उसके खिलाफ जो मुद्दे उभर करके आए, और उसमें से बहुत सारे मुद्दे 80 के दशक से खास करके आप देखिए तो वो मीडिया द्वारा उछाले गए वो स्कैंडल्स थे, करप्शन स्कैंडल्स को आप लीजिए, तो वो जो स्कैंडल बेस्ड पॉलिटिक्स है कि आप एक जो अनइक्वल सोसाइटी है जिसमें डेमोक्रेसी बहुत हद तक डिसफंक्शनल है, जहां डेमोक्रेसी बहुत ग्रासरूट लेवल तक बहुत मजबूत नहीं हुई है और समाज में इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, विषमता बहुत ज़्यादा है, वहां पर अक्सर ये देखा गया है उस तरह की कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में कि आप स्कैंडल बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा मजबूत होती है। और जिस तरह की स्कैंडल्स उभरे हमारे मीडिया में, और उनके कारण आप देखेंगे कि धीरे धीरे हर बार सरकारों के खिलाफ जो करप्शन उस तरह से इशू नहीं बनता है। करप्शन के साथ हम जी रहे हैं और करप्शन लगातार चलता रहता है, कोई भी सरकार बदले आए जाए, लेकिन करप्शन स्कैंडल इश्यूज बनते हैं और उनको जिस तरह से उठाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, उसमें मैं कई बार आश्चर्यचकित होता हूं कि जो बुनियादी सवाल हैं लोगों के, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो गरीबी का सवाल हो, चाहे आर्थिक विषमता का सवाल हो, चाहे अनइक्वलिटी का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, ये सवाल क्यों नहीं बनते हैं बड़े सवाल? एक वक्त था जब बहुत सारी स्पॉट रिपोर्टिंग होती थी अखबारों में, मैगजीनों में। अब धीरे धीरे वो दौर सिकुड़ा और जो जिस स्कैंडल वाली राजनीति पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, एक कुल मिलाकर तमाशाई अंदाज में
उसके बाद आप देखते हैं कि जब टेलीविज़न मीडिया आता है, खासकर प्राइवेट चैनलों का दौर, तो कई घटनाक्रम बड़े ऐसे आते हैं जहां से उसको उछाल मिलती है। ये बात सही है कि जो ग्रास रूट लेवल पर बहुत सारा डिसकंटेंट है, लोगों के अपने जेन्युइन मसले हैं, वो गायब हैं मीडिया से। तो क्या प्रायोरिटी कहीं ना कहीं भटक गई है मीडिया की? नहीं, मैं उनसे वाकिफ़ करता हूँ, क्योंकि जो बड़े मीडिया हाउसेस है ऑब्वियसली वो एक कॉरपोरेट इंटरेस्ट से ड्रिवन है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और जन आंदोलन की जो बात इन्होंने की उससे भी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जन आंदोलन या दिल्ली में अगर जंतर मंतर पे बहुत विशाल प्रदर्शन होता है तो दूसरे दिन बड़े अखबारों में ये खबर आती है कि इससे ट्रैफिक जैम कैसे हुआ, लेकिन वो आंदोलन किस कारण हुआ है, उसमें लोगों की समस्या क्या थी, ये न्यूज़ नहीं आती। लेकिन कृष्णा प्रसाद, जैसे लोकपाल को लेकर जो एक रामलीला ग्राउंड में या जंतर मंतर पे जो भी हुआ, उसको आंदोलन कहिए या एक खास अभियान कहिए, उसमें एक इन्फ्लुएंशियल अपर मिडिल क्लास काफ़ी डोमिनेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी आवाज़ मीडिया में जिस तरह गूंजी, खासकर 24/7 चैनल्स में, और जिस तरह वो फिर संसद में गई, कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आई, कहीं ना कहीं संसद को भी दबाव में लिया गया कि साहब हमारी प्रायोरिटी ये है। पहले बहुत सारे और इश्यूज थे जनता के, लेकिन वो जनता के इशू भटक गए। नहीं, आई थिंक ऐसा भी है कि सिर्फ भारत जो है सिर्फ ग्रास रूट्स में नहीं है कि या अपर क्लासेस में नहीं है। भारत इज़ अ वेरी बिग कंट्री, इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री। आई थिंक द मीडिया, द इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया रिप्रेजेंट्स लार्जली द upper middle class or the middle classes. But ऐसा भी है कि the media has to reflect every single class of people. It is not all just one kind of people at the top or at the bottom. It's also everybody in the middle. You know, it's a big country, it's a large country. So I think I take your point that there is some truth to the media driving the Lokpal agitation, no question about that. I don't know whether it's just the English media which did so. If you know the background, then you know that some very Hindi channels played a very big role in that Lokpal movement. So I don't think it's a pure English issue. I think what we should not lose sight of is a very simple fact. The media is not one. India is not one. There are many Indias. There are many kinds of people. The media takes up malnutrition. The media takes up take very good example. Let me tell you. You know, we talk about this and this issue of how the disabled have been treated by airlines in the last few weeks. Yeah. You know, I want to see from Monday how many parliamentarians are going to take up that issue of disabled people being treated badly in airlines, in railway trains, in buses. You will not hear that. On the other hand, you're going to hear a big debate about whether FDI should be introduced into aviation. You know, on the other hand, we are talking of millions of disabled people whose plight the media has brought to the fore. It's not parliamentarians who brought it to the fore. The point is that will parliamentarians take up those issues? I think the fact is that India is a large country and the media reflects many things. Baby Falak, Prince, all these stories are brought by the media. I think we cannot ignore that, and I think the media plays a very fine force multiplier, as we say in the English language. विश्वनाथ सिंह जी, कृष्णा प्रसाद कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं जब जनता के समाज के विभिन्न तबकों के जो मीडिया में आते हैं, लोकल मीडिया में आते हैं, नेशनल मीडिया में भी आते हैं, लेकिन संसद में वो बड़ी आवाज़ नहीं बन पाते। अब उदाहरण के तौर पे मुरैना की घटना ही देखिए, ये एक घटना है, लेकिन न जाने कितनी बार मीडिया ने, अखबारों ने, लोकल रिपोर्टर्स ने इस तरह की जो इलीगल माइनिंग है देश में विभिन्न तबकों में उसको इश्यू बनाया है, उसको उठाया है, लेकिन कानून और पहल, एक राजनीतिक पहल, प्रशासनिक पहल, वो कहीं ना कहीं खो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट है। क्या इससे यकीन करते हैं आप? नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं है। देखिए, मीडिया का ये जो रोल होता है, ये तो मीडिया का रोल होना ही चाहिए, इसलिए होता है। हम लोग को डिस्कशन में ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि मीडिया कुछ अगर कर रहा है तो वो जो उसकी भूमिका है उसे बाहर कर रहा है, वो बिल्कुल बाहर नहीं कर रहा है, यही तो उसकी भूमिका है। तो ये तो मीडिया नहीं करेगा। वॉच डॉग तो कहा जाता है, तो वॉच डॉग का क्या रोल है? यही सब तो रोल है ना। अब संसद में नहीं कैसे ये उठेगा, सवाल ये पैदा होता है। जब चीज़ें हाईलाइट होंगी तो वो तो संसद में उठेंगी ही उठेंगी। लेकिन सवाल यह है कि संसद के पास अनेक कमेटियां हैं और ऐसी कमेटियां हैं जो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सिंबलाइज करती हैं, जैसे पिटीशन कमेटी फॉर एग्जांपल बहुत सारे इश्यूज जो हैं जो अदालतों में उलझते हैं,
बहुत सारी और जगहों पर उलझ करके रह जाते हैं। मैं समझता हूं कि पिटीशन कमेटी या इस तरह की जो बहुत सारी कमेटीज हैं, ऐसे फोरम हैं जहां से उनको तय किया जा सकता है, और कई बार संसद की कमेटी ने ये काम किया है। सवाल इस बात का है कि कहीं न कहीं जनता, मीडिया और संसद तीनों के बीच कोई ऐसी चीज है जो तीनों को जोड़ नहीं पा रही है। कहीं न कहीं कोई कनेक्ट, कोई न कोई संपर्क भंग हो रहा है। नहीं, संपर्क संपर्क इसलिए भंग हो रहा है कि जैसे मैं इसी पिटीशन कमेटी का ही उदाहरण देने वाला था, क्योंकि संसद में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिसके जरिए आप जनता के जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं वो उठा सकते हैं, उसको उजागर कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये इंस्ट्रूमेंट्स कितने पता है, और वो उसका इसे मुझे नहीं लगता कि पिछले कितने दिनों में पिटीशन जो सबमिट करते हैं हाउस में जाके, देन दैट पिटीशन गोज टू द पिटीशन कमेटी, और उसके ऊपर उस मंत्रालय को कार्रवाई करनी पड़ती है। तो कितने लोगों ने ऐसे काम किया है? तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो अखबार में आता है वो बस 0 आवर में आप उठाओ, उसके ऊपर आप पब्लिसिटी ले लो, उस अखबार का भी काम हो जाएगा या चैनल का भी काम होता है, वो उस दिन वही न्यूज़ खबर चलाएगा। तो मुझे लगता है इससे आप जनता के सवाल नहीं उठा सकते। एक एलिटिस्ट एक वातावरण हमारे देश में पैदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए जो जनता के जो असली मुद्दे हैं वो संसद में प्रतिबिंबित नहीं हो रहे। चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से विराम के बाद। आनंद प्रधान, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि एक वक्त था और मैं समझता हूं कि अभी भी एक तबका है जो राजनेताओं का, जो जनता से सीधा संवाद रखता है, वो सड़क से उतरकर पगडंडियों पर जाता है। लेकिन ये भी सच है कि आज एक ऐसा भी तबका है जो पगडंडी पे नहीं जाना चाहता। कहीं न कहीं संवाद जो है सिकुड़ गया है जनता और नेता के बीच। पब्लिक स्फेयर जो है उसकी जगह मीडिया ने ले ली है, क्योंकि मीडिया नायक बनाता है, मीडिया खलनायक बनाता है। ये एक दिमाग में लोगों के बन गया है। क्या इसकी वजह से भी हमारे लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आई है? देखिए, एक बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे संसद की, और संसद भी अंततः हमारी राजनीति का रिफ्लेक्शन है, और हमारी पॉलिटिक्स में जो चेंजेज आए हैं उसमें आप देखिए कि जिस तरह से धन बल की ताकत बढ़ी है। आज संसद में जितने करोड़पति हैं और जो उनके जो इंटरेस्ट हैं, क्या उसके साथ उस देश के गरीबों 78% लोगों की जिनकी आमदनी 20 रुपए से कम है, उनसे उनका कोई संबंध है? कृष्ण प्रसाद, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहता हूं कि क्या जो पब्लिक स्फेयर को एक तरह से रिप्लेस किया है मीडिया ने? This is exactly what the media should be doing. It should do more of this. Maybe it should do a variety of things, but I think this is exactly what the media should do. As Mr. Bishwanarayan Singh said, it is a watchdog of democracy. When you are seeing all our pillars of democracy kind of crumbling, I think the media has to step in. The media has stepped in very well. There are big questions about the motivations, but I think the media is fulfilling एक its role. सार्थक मीडिया की बात कर रहे हैं कृष्णा प्रसाद। क्या आपको लगता है इस दौर में जब मीडिया में संकेंद्रण हो रहा है, जब छोटे अखबार, मझोले अखबार, क्षेत्रीय अखबार बड़े समूहों के शिकंजे में जा रहे हैं, जब कारपोरेट इंटरेस्ट डोमिनेंट हो रहा है, ऐसे दौर में मीडिया जन संवाद का पर्याय बन सकता है क्या? नहीं, वो जो कह रहे इन प्रिंसिपल तो सही है, लेकिन इन प्रैक्टिस ऑब्वियसली जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट अगर डोमिनेट करने लगेंगे तो मुझे लगता है समस्या आएगी। सर, संक्षेप में, क्या वाकई आपको लगता है कि मीडिया, खासकर जो एक नेशनल मीडिया जिसे कहा जाता है, दिल्ली मुंबई से छपने वाले अखबार, चैनल, क्या वाकई ये देश की करोड़ों करोड़ जनता जिनकी जुबान नहीं है, कम से कम जिनकी जुबान यहाँ नहीं उनकी आवाज़ सुनी जाती, क्या उनकी आवाज़ बन रहे हैं? इसमें ज़रूर कुछ कमी है, लेकिन वो बनेंगे। अनंत, एक और बात मैं आपसे मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि मीडिया में जो बहुलता है और विविधता है, उस जिसकी तरफ कृष्णा प्रसाद जी बात कर रहे हैं, वो कैसे इंश्योर की जाए, ये हमारी चिंता और संसद की भी चिंता होनी चाहिए। संसद अगर चाहती है कि ये जो पब्लिक स्फेयर है, डेमोक्रेटिक स्फेयर है, वो इनलार्ज हो, बढ़े, तो उसके लिए जरूरी है कि जो संकेंद्रण जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हम जाएंगे अनंत इस बात पर, इस डिस्कशन के, कि जो मीडिया कवरेज हो रहा है पार्लियामेंट का, आमतौर पे देखा जाता है कि जब
मीडिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे माना जाता है कि इससे टीआरपी बढ़ सकती है, इसको दिखाने से कुछ मज़ा आ सकता है। एक तमाशाई अंदाज में चीज़ों को पेश करने का जो नज़रिया है, खासकर चैनलों का, और अब तो अखबारों में भी वो झलकने लगा है। क्या इससे पार्लियामेंट की जो सीरियसनेस है, कई बार सार्थक बातें होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के, जो पब्लिक के दूसरे फोरम्स हैं, वहाँ शायद नहीं हो पाती है। कई बार मीडिया में ऐसी चर्चा नहीं हो पाती है, लेकिन वो भी हमारे अखबारों में, हमारे टेलीविज़न चैनलों में नहीं रिफ्लेक्ट होती है। वजह नहीं, ये सही बात है, क्योंकि बहुत बार यानी अक्सर ऑफ लेट आप देखे होंगे कि जिससे सेंसेशनल चीज़ें ज़्यादा हो उसी की तरफ अखबार हो या चैनल्स हो, या चैनलों को अखबार फॉलो करने लगे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड हमारे जर्नलिज्म में आ रहा है और मुझे लगता है वो एक तरह से समस्या पैदा कर रहा है। कृष्णा प्रसाद, मैं आनंद जी आपके पास आऊँगा। एक ट्रेंड देखा गया है और लगातार 2 दशकों से देखा जा रहा है कि संसद की कमेटियों की रिपोर्ट आती है, बेहद गंभीर रिपोर्ट्स होती हैं वो आमतौर पे। कई बार संसद में कई इश्यूज को लेकर गंभीर चर्चा होती है। जो पार्टिसिपेंट होते हैं ग्रासरूट के लेवल के लोग होते हैं, या तो वो कोई ऐसा सांसद जो बहुत दूर दराज के इलाकों से आम जनता के बीच रहकर चुन कर आता है, या कोई पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जो कहीं विदेशी विश्वविद्यालय से या देश के बड़े विश्वविद्यालय से भी बड़े हों, सब समान रूप से भाग लेते हैं बहस में। अच्छी बहस, लेकिन वो जगह नहीं पाती है। जगह पाती है तब जब कोई ऐसी बात होती है जिसे लगता है कि इसको तमाशा बनाया जा सकता है, जनतंत्र का तमाशा। क्यों ये ट्रेंड है मीडिया में? No, trend, as I said in the beginning, I think we have to look at one very simple fact, which is that we cannot look at it just from the eyes of Bombay and Delhi. We have to look at it from every single state, every single language. और हमें ये क्वेश्चन आस्क करना पड़ेगा कि क्या दूसरे लैंग्वेज में अखबार और टेलीविज़न चैनल्स ये बात लोगों तक ले पा रहे हैं कि नहीं। आनंद प्रधान, आज मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि एक अभी हाल तक लगभग देश के सभी बड़े अखबारों में वीक में एक कॉलम होता था हर सप्ताह के बाद, पार्लियामेंट का रिव्यू। अब मुझे लगता है कि हिंदू के अलावा बहुत कम अखबार रह गए हैं, हिंदी के अखबारों में भी शायद ही कहीं दिखता है कि समीक्षा आती हो। समीक्षा से होता क्या था कि सिर्फ संसद की वो समीक्षा नहीं होती थी, कई बार सांसदों के लिए भी एक तरह से वो ये होता था कि साहब आप अच्छा दिखाएंगे अपना प्रदर्शन तो लोग उसे अच्छा कहेंगे, और खराब करेंगे तो खराब भी कहेंगे। वो चीजें बंद होती जा रही हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि जो मिडिल क्लास एक मानसिकता है कि हम राजनीति से ही घृणा करते हैं, तो आप पाएंगे कि पिछले 90 के दशक में पॉलिटिक्स की खबरें भी इनसाइड पेजेस में जाने लगी, और ये जो पेज 3 कल्चर है वो पेज 1 पर भी आने लगा, एडिटोरियल पेज खत्म होने लगे। और जो ये आप बात कर रहे हैं कि कुछ घटनाओं पर और बड़ी घटनाओं पर केंद्रित करना, सेंसेशनल घटनाओं पर केंद्रित करना, ये दरअसल जो इवेंट ड्रिवन रिपोर्टिंग है और जर्नलिज्म है जिसमें प्रोसेस पर जोर नहीं है। आप करप्शन के स्कैंडल उछालेंगे, पर वो क्यों हो रहा है करप्शन, उसके पीछे क्या प्रोसेसेस जिम्मेदार हैं, उसकी बात कम होगी। ज्यादा बात हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अनंत बगैतकर, आनंद प्रधान, कृष्णा प्रसाद जी और भीष्म नारायण सिंह, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया मंथन के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और आप लोगों ने जो बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद, जनता, मीडिया, मुझे लगता है कि इन तीनों के बीच जो रिश्ता है वो घनिष्ठ है, इस देश के लिए, समाज के लिए और जनतंत्र की मजबूती के लिए। जीवंतता जनतंत्र की, समाज की जीवंतता को और ताकत को बढ़ाएगी, और वो तभी जब तीनों के बीच रिश्तों की जो गांठ है वो मजबूत हो। इन शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।